रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इस बात को समझने से पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास क्या है। समझते हैं, वो कहते हैं द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि हमारे पास अर्थ है उसके अराउंड जो भी स्पेस है वहाँ पे है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करती है, एक्ट्स ऑन अ बॉडी, वो किसी भी बॉडी पे एक्ट करती है। इस कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। वो जो स्पेस है उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें, क्योंकि वो वहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट कोई प्लेस है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, तो वो हमारी कहलाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि उस स्पेस को ही हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। क्यों कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट कर रही है किसी भी बॉडी पे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। वो कहते हैं वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। इनके वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में किस तरह से होता है। वो कहते हैं इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द वर्क इज़ पॉजिटिव। वो कहते हैं अगर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में हो तो तब जो हमारा वर्क है वो पॉजिटिव होगा। इस बात को हम इस तरीके से समझ लेते हैं, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। ठीक है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ ही ना ऐसे मूव कर रहा है। हमने कहा ना इफ डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि वो भी इसकी डायरेक्शन में है। तो अब एंगल हमारे पास क्या बनेगा, इनके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, और cos ज़ीरो हमारे पास क्या होता है 1, यानी कि वो हमें जो मैक्सिमम रिज़ल्ट है वो देगा। सही है, और हमारे पास जो वर्क होगा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, ये देखिए एक तो हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट जो है ना पहले से मूव ही इस डायरेक्शन में कर रहा है। सही है, और उस पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है तो उसकी जो मूवमेंट है, जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। सही है, तो वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो कहते हैं इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ अगेंस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द वर्क इज़ नेगेटिव। अब इस डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है और उसके अगेंस्ट जो है ना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट है हमने उसको ऊपर फेंका है। सही है, अब वो जो है ना उसका डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट होगा। तो अब इनके दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल जो है 180 का बन रहा है। ठीक है, 180 cos 180 जो होता है हमारे पास वो -1 होता है। -1 इसलिए होता है क्योंकि ये देखें अब वो ऑब्जेक्ट जो है ना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल उसको अपनी तरफ खींच रही है नीचे की तरफ, तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ होगी, इसलिए हम उसको नेगेटिव कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वो कहते हैं इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द वर्क डन इज़ ज़ीरो। ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन तो इस तरफ है। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इस तरफ, यानी कि अब उसके परपेंडिकुलर हुआ, और जब परपेंडिकुलर होता है तो जो एंगल होता है वो हमारे पास 90 होता है, और cos 90 निकालें तो हमारे पास ज़ीरो आता है, यानी कि जो वर्क होगा तब हमारे पास सिफर हो रह जाएगा। सही है, नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। वो कहते हैं लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m, यानी कि एक हमारे पास बॉडी है जिसका मैस है m। द बॉडी इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A to B। अब वो जो हमारे पास बॉडी है वो क्या डिस्प्लेस करते हैं, हम उसको पॉइंट A पे हमारे पास बॉडी है उसको डिस्प्लेस करके हम पॉइंट B की तरफ ले जाते हैं, यानी इस तरफ ले जाते हैं अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब जो पाथ इस्तेमाल करते हैं पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुँचने के लिए हमारे पास डिफरेंट पाथ हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं, और जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, उसमें हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ज़ाहिर सी बात है हमने ऊपर की तरफ ले जाना है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास नीचे की तरफ है, और उस दौरान जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, चेंजिंग नहीं आएंगे उसके अंदर। वो फिर कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडीज। अब जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है W F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg। सही है,
यानी कि अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नाम देंगे mg का। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे कहते हैं अब हमने जहाँ पर पहुँचना है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, सही है। और पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हमारे पास पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं। हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, सही है, इस रास्ते से होते हुए इस तरफ भी जा सकते हैं, ए से सी तक और सी से डी तक भी जा सकते हैं, और ए से बी ये वाला कर्व पाथ भी हम अपना के जा सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ पाथ हैं। तो सबसे पहले हम जो पाथ इस्तेमाल करते हैं, हम वो पहले ए से डी की तरफ जाएंगे और फिर डी से बी की तरफ जाएंगे। ये वाला पाथ इस्तेमाल करते हैं। पाथ 1 है हमारे पास, वर्क डन अलोंग पाथ ए डी बी, फिर इसको नाम देंगे ए डी बी का, सही है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स अलोंग पाथ ए डी बी इज, अब हमारे पास वर्क डन होगा जो टोटल ए डी बी का, वो होगा हमारे पास ए से लेकर डी तक, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट है मैस एम उसको पहले ए से डी की तरफ ले जाएंगे, तो वर्क हमारे पास ए टू डी होगा, और नेक्स्ट हम डी से बी की तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास वर्क क्या होगा ए टू डी। अब हम क्या देखते हैं इसमें वर्क इस ए टू डी देख लेते हैं, और फिर हम वर्क बी टू डी डी टू बी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्लेस्ड है, वो मूव करेगा डी की तरफ, तो हमारे पास ए टू डी देख लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास, W इज इक्वल टू होता है एफ डी, और एफ को हमने उधर नाम दिया था एम जी का, ग्रेविटेशनल फोर्स में से वो हमारे पास एम जी आई, और ये जो है ना एफ तो ये पे आ गया, और डी क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इतना कवर किया, तो ए डी हम उसको कह सकते हैं, ये हमारे पास ए डी है। और कॉस 90 अब किस तरीके से है इसको समझ लेते हैं। अब ये जो है डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ कवर कर रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस तरफ है ना, नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन है, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो इस डायरेक्शन में। तो अब इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 का है, तो इसलिए हमने लिखा cos 90, सही है। अब cos 90 जब हम निकालते होते हैं वो सिफर के बराबर आता है, और सिफर जब इनसे ए डी से मल्टीप्लाई आएगा तो सिफर होगा, और फिर जब एम जी से सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास आंसर जो है ना वो सिफर होगा। यानी कि अब हमारे पास जो वर्क ए टू बी हुआ वो हमारे पास 0 हुआ। अब हम देख लेते हैं बी टू डी क्या होगा। वर्क बी टू डी में हमारे पास एम जी, वही बात एफ हमने कहा था एम जी के बराबर है, इसलिए हम इधर भी कह रहे हैं एम जी, और डी बी, क्योंकि हमारे पास जो अब ऑब्जेक्ट है डी से लेकर बी की तरफ जा रहा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को नाम दे सकते हैं डी टू बी, सही है। और कास हमारे पास 180 है, वो 180 हमारे पास किस तरीके से, ये देखें, ये अब ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, सही है, लेकिन हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ है, इसको अपनी तरफ खींचते हैं, तो अब इनके दरमियान एंगल 180 का है ना। अब 180 का जब हम कास निकालें तो तब हमारे पास -1 आता है, से और बी डी को हमने नाम दिया हुआ है, ये हाइट है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने इसको एच से रिप्रेजेंट कर किया है हाइट को, तो बी डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, और एम जी वैसे का वैसा आएगा हमारे पास। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो हमारे पास होगा एम जी एच। अब हमने जो उसके 2 कंपोनेंट्स बनाए थे उनका कैलकुलेट कर लिया है, ए टू बी डी भी कर लिया है हमने वर्क, और बी टू डी टू बी भी कर लिया। अब हम टोटल देखते हैं, यानी कि ए डी बी इसने कितना वर्क परफॉर्म किया, तो अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे ना, ए डी बी का जब करेंगे तो हमारे पास वर्क ए टू डी और बी टू डी को प्लस कर देंगे। ए टू डी हमारे पास क्या आया था, वो सिफर था हमारे पास, तो सिफर लगा दिया। अब प्लस, ये प्लस हो रहा है ना, तो प्लस लगा दिया, और हमारे पास जो दूसरा वर्क था डी टू बी वो हमारे पास क्या था, नेगेटिव एम जी एच, सही है। तो अब हमारे पास जो फाइनल आएगा वो होगा नेगेटिव एम जी एच। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है पाथ 2, ठीक है। अब जो फर्स्ट पाथ था उसमें हमने क्या किया था, हमने जो रास्ता अपनाया था वो ए से बी डी तक और डी से फिर बी तक हम ले गए थे, क्योंकि हमने जो हमारे पास सब्जेक्ट था उसको ए से बी तक डिस्प्लेस करना था, तो हमने ये वाला रास्ता अपनाया था। अब हम क्या करते हैं, हम ये वाला रास्ता अपना लेते हैं, ए सी बी,
सही है। अब इसमें देखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग पाथ ACB। सही है, यहाँ डी की जगह सी आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वर्क होगा ACB, सही है, ACB। अब हम उसमें क्या देखेंगे, A से देखेंगे C तक और फिर C से B तक देखेंगे, सही है। इसे इन दोनों के वर्क को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल वर्क हुआ होगा उस ऑब्जेक्ट को A से B तक पहुंचने के लिए वो आ जाएगा। अब हम सबसे पहले A से C तक देख लेते हैं। A से C तक जो हमारे पास वर्क हुआ वो हमारे पास W mg होता है, सही है। W हमारे पास mg के बराबर है, या फोर्स हमारे पास mg के बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो mg लगा दिया हमने। और AC हमारे पास क्या है, ये है, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना इतना, तो हम उसके डिस्प्लेसमेंट की जगह AC लिख देते हैं। और ये हमारे पास है cos 180। अब इसमें cos 180 किस तरीके से हुआ ये देख लेते हैं। हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों अपोजिट जा रहे हैं, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास 180 है। अब cos 180 जब निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -1, सही है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो -mgh आएगा, सही है। अब A से C तक तो वर्क हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बारी है वर्क A से C से B तक, सही है। अब C से B तक कैलकुलेट करते हैं वर्क। अब हमारे पास mg आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी, सही है। और फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिखेंगे C से B तक, सही है। और cos 90 हमने किस लिए लिखा, ये देखिए हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो इस तरफ है और ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरफ मूव कर रहा है, तो एंगल क्या बन रहा है 90 का, सही है। और परपेंडिकुलर है, यानी कि cos 90 जो है ना वो हमारे पास 0 आता है, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 0 होगा। अब हम इन दोनों को प्लस करते हुए कैलकुलेट कर लेते हैं अपना वर्क, यानी कि जो हमें लगा A से B तक जाने में, ये वाला पाथ अपनाते हुए ना, पाथ 2, सही है। अब इनको जब प्लस करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, AC वाला जो है ना उसमें तो सिर्फ रहेगा से, और दूसरे जो C से B तक था वहाँ हमारे पास आया था -mgh, सही है। इनको जब हम फाइनल रिज़ल्ट निकालते हैं तो वो फिर हमारे पास आता है -mgh से, यानी कि ACB का जो हमारे पास वर्क आया वो क्या था, -mgh। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमारे पास 2 पाथ ऐसे थे जिनके जरिए ना हमने पहुंच गए थे। अब तीसरा पाथ हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास जो कर्व्ड पाथ था वो है, यानी कि इसको इस डायग्राम में देख लेते हैं। अब हमने इस तरीके से भी कवर कर लिया था, सही, इस तरीके से भी। अब ये जो कर्व्ड रहता है ना इस तरीके से हमने करना है। अब हम ये देखेंगे पॉइंट A से B तक जाने के लिए अगर हम ये रास्ता अपनाएं तो वर्क हमारे पास क्या आएगा। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं टू कैलकुलेट द वर्क डन द कर्व्ड पाथ इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप। अब ये जो है हमारे पास ये एक कर्व पाथ है, सही है। और कर्व्ड पाथ में जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, तो हमने क्या करना होगा, हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइड कर देना होगा। ये जो हमारे पास क्या होगा, कर्व्ड पाथ होगा, उसके स्टेप्स बना लेने होंगे। अब हम स्टेप के एक तो हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा वर्टिकल होगा, और फिर हम हॉरिजॉन्टली जो होगा उसमें देखेंगे वर्क कितना हुआ, और फिर जो हमारे पास वर्टिकली हुआ होगा उसमें देखेंगे हमारे पास वर्क कितना हुआ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली है उसमें वर्क कितना हुआ। वो कहते हैं नो वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्टेप, कि हॉरिजॉन्टल स्टेप में कोई वर्क ही नहीं होता, बिकॉज mg इज़ परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी स्टेप्स, क्योंकि हमारे पास जो वर्क डन होता है ना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है mg के। mg क्या है, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए है परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास 90 आएगा से, और cos 90 हमारे पास 0 होता है। तो हम इसको ये इस तरीके से समझ लेते हैं, ये हमारे पास क्या था, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और हमारे पास ये तो उसका डिस्प्लेसमेंट था ना, हमारे जो ऑब्जेक्ट था वो मूव कर रहा था, ये क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल है तो वो इस तरीके से मूव करेगा। और हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है ना।
और जो हमारे पास cos 90 होता है वो 0 होता है। तो हमारे पास वर्क डन जो है क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में वो हमारे पास 0 होगा। अब हॉरिजॉन्टल को तो हो गया, अब देख लेते हैं वर्टिकल का क्या होगा। वो कहते हैं वर्क इज़ डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली अलोंग द वर्टिकल स्टेप, यानी कि हमारे पास वर्क डन उस वक्त होगा वर्टिकल स्टेप्स में, हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में नहीं होगा, क्योंकि एंगल जो है ना वो 90 का बन रहा है। सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम वर्टिकल पाथ में, देख लेते हैं वर्टिकल पाथ में हम क्या करते हैं। वर्टिकल पाथ में हमने उसके छोटे छोटे ना स्टेप्स बना दिए, फिर ये जिनको हमने कह दिया डिस्प्लेसमेंट को ना हमने छोटे छोटे इंटरवल्स में कन्वर्ट कर लिया, जिसको हमने कह दिया डेल y1 डेल y2 और डेल yn। से ये इस तरीके से आपको नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे पास वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट था ना उसकी बात की। हॉरिजॉन्टल में तो सिफर आया, वर्टिकल में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो एक तो है हमारे पास डेल y1 डेल y2 और फिर हमारे पास डेल yn इस तरीके। अब हम देखते हैं वो है हमारे पास WAB, यानी कि वर्क जो हमारे पास हुआ A से B तक वो कितना हुआ, वो हमारे पास mg डेल y1। mg हमारे पास क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और डेल y1 क्या है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। से और cos 180 हम क्यों कह रहे हैं, हम इसको समझते हैं। ये देखें, अब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन है इस तरफ, सही है, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमने वर्टिकल की बात कर रहे हैं ना, तो वो भी इस तरफ मूव कर रहा है, सही है। अब इनके दरमियान एंगल जो है वो कौन सा बनेगा, जो एंगल होगा हमारे पास क्या होगा, एंगल 180 होगा, सही है, और 180 जो एंगल होगा तो तब इसलिए हम इसको cos 180 लिखते हैं इस तरीके से। अब हम mg डेल y2 cos 180 इस तरीके, इसमें भी 180 इस तरीके से आया, सही है, और फिर इस तरीके से mg डेल yn cos 180, सही है। अब हम इसमें देख लेते हैं जो हमारे पास cos 180 है वो क्या आएगा, -1 के बराबर है, तो इधर नेगेटिव हम लिख देंगे mg डेल y1 सही है। ये प्लस हो रहा है तो ये वाला प्लस इधर रहेगा और ये वाला नेगेटिव इसलिए है क्योंकि cos 180 हमारे पास नेगेटिव में आता है। इस तरीके से यहाँ भी नेगेटिव आएगा और यहाँ भी नेगेटिव आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने एक चीज़ देखी है इसमें ना mg कॉमन है, तो हम mg को कॉमन ले लेंगे, नेगेटिव mg को, सही है, नेगेटिव mg सब में कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी, और थर्ड स्टेप में भी और लास्ट में भी। तो हम नेगेटिव जो mg है उसको कॉमन ले लेते हैं और फिर हमारे पास क्या बच जाता है, डेल y1 डेल y2 और डेल y3 डेल yn। अब हम उधर देख लेते हैं, सही पिक्चर में समझ लेते हैं। ये जो हमारे पास डेल y1 डेल y2 और डेल yn है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास बेसिकली हाइट थी, सही है। तो अब हम इनको समझ लेते हैं, डेल y1 डेल y2 और डेल yn ये हमारे पास क्या है, हाइट है, इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं उधर। अब ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा हमारे पास है डेल y1 डेल y2 प्लस डेल yn तक, तो हमारे पास ये h के बराबर है। तो अब हमारे पास जो वर्क कैलकुलेट करें तो वो ये आएगा WAB, क्योंकि AB अब जो पाथ था वो अपना है तो इसलिए हम AB लिखेंगे, बराबर है नेगेटिव mg ये वाला है, और ये वाली जो है ना डेल y1 डेल y2 डेल y3 अप टू 7 ये हमारे पास क्या है, h के बराबर, तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, h। वो फिर कहते हैं हेंस द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग कर्व्ड पाथ AB इज। अब हमारे पास जो टोटल वर्क डन हुआ होगा वो क्या हुआ होगा WAB इज इक्वल टू 0 प्लस नेगेटिव mg। अब नेगेटिव हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो वर्टिकली है वो तो आया है, उसने तो आंसर दिया है, वो जिसका जवाब ये है नेगेटिव mg h। लेकिन जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल था, जो 90 का एंगल बना रहा था, तो उसका हमारे पास जो आंसर है वो 0 आया, इसलिए हम इसको जब प्लस करेंगे तो आंसर जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा हमारे पास नेगेटिव mg h आएगा, सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम, वो कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 इट इज़ क्लियर दैट वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट, यानी कि जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे वो किसी और रास्ते से जाए, AB वाले रास्ते से जाए, चाहे वो ACB वाले रास्ते से जाए, चाहे वो ADB वाले रास्ते से जाए, वो हमारे पास सेम ही रहेगा, वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता,
सही है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं WADB इज इक्वल टू WAC इज इक्वल टू WAB। इनके तीनों का हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो हमारे पास नेगेटिव mg आया, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। वर्क कौन सा पाथ है, कर्व्ड पाथ है, ABD वाला है या ACB वाला है, सही है। वर्क इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। हम इसमें ये देखते हैं कि वर्क डन इलांगा क्लोज्ड से। अब हमारे पास जो वर्क डन है वो अगर क्लोज्ड पाथ अपनाए तो तब हमारे पास क्या होगा, इसमें ये देखते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो यहाँ है, वो अब अगर क्लोज्ड पाथ अपनाए वो किस तरीके से A से D की तरफ जाए और D से B की तरफ, B से होता हुआ फिर A की तरफ जाए, ये एक क्लोज्ड पाथ हुआ ना, तो तब हमारे पास वर्क जो है ना वो क्या होगा, आए देखते हैं। अब सबसे पहले जो हम इसको छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं A से D की तरफ और फिर देखेंगे D से B की तरफ और फिर देखेंगे B से A की तरफ। तो आए चलते हैं। वो कहते हैं वर्क A to B हमारे पास बराबर है mg/AD। ये डिस्प्लेसमेंट है, सही है, इसलिए AD लिखा। और cos 90, सही है। अब cos 90 हमने क्यों लिखा, ये हमारे पास क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स की। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, और जो एंगल है वो 90 का बन रहा है, इसलिए हमने cos 90 लिखा। और cos 90 हमारे पास जो होता है वो बराबर होता है 0 के। अब हमारे पास जो वर्क आएगा A से D की तरफ तो वो होगा 0, सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं A से D की तरफ, तो अब आ गए। और अब हमारे पास D से B की तरफ जाना है ना हमारे ऑब्जेक्ट ने, तब हमारे पास वर्क क्या होगा देखते हैं। वो कहते हैं वर्क B to D, ठीक है, इज इक्वल टू mg क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और BD जो है ना हमारे पास, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, सही है। BD cos 180 क्यों लिखा हमने, इसको समझते हैं। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, सही है। और ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ जा रहा है अपोजिट इसके, तो हमारे पास जो एंगल है वो 180 है, सही। और 180 जो cos होता है तो वो -1 के बराबर आता है। ये देखिए -1 है हमारे पास इधर। और BD जो हमारे पास क्या है, हाइट है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये इसकी हाइट है जिसको हमने H से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम BD की जगह यहाँ पे H अप्लाई कर देंगे और नेगेटिव, और mg वैसे का वैसा आएगा। तो हमारे पास वर्क डन क्या हुआ, B से D की तरफ, वो होगा हमारे पास नेगेटिव mg। अब हमारे पास बारी आती है यहाँ से होते हुए यहाँ तक, तो आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब कहाँ से आएगा, क्लोज पाथ अपनाना है उसने। अब हमारे पास वो वर्क जो है A से B की तरफ। अब हाँ A से B की तरफ देखते हैं। mg क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सही है। del y1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा इंटरवल है, सही है। और cos 0 क्यों है, इसको देखते हैं। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है और ऑब्जेक्ट जो है ना वो अब हाइट पे तो गया हुआ, अब वो नीचे की तरफ आ रहा है, सही है, A पॉइंट की तरफ। तो हमारे पास क्या हुआ, एंगल 0 है इनके दरमियान, सही। और cos 0 जो होता है ना वो हमारे पास 1 के बराबर है, सही है। ये देखें इधर लिखा भी हुआ है cos 0 इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, mg की जगह हमारे पास mg वैसे का वैसा रहेगा। अब ये जो del y1 del y2 और del yn है ये यहाँ पे लिखेंगे इकट्ठे, ठीक है। mg हमें इनमें से कॉमन लेंगे क्योंकि ये सब में प्रेजेंट है। mg इधर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। और ब्रैकेट में होगा del y1 del y2 del yn, सही है। अब mg वैसे का वैसा है और ये जो हमारे पास del y1 del y2 और del yn है ये बराबर है हमारे पास h के, यानी कि जो कि हमारे पास हाइट है, यहाँ पे h लिख देंगे, सही है। ये हमारे पास अब क्या आया, ये हमारे पास वर्क डन है जो कि क्लोज्ड पाथ का है। फिर हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल B से A से D की तरफ गया था हमारा ऑब्जेक्ट, और D से B की तरफ, और फिर B से A की तरफ आया था। तो इसको समझते हैं अब A से D की तरफ, और फिर लिखते हैं D से B और B से फिर A। अब A से D जो हमारे पास आया था वो हमारे पास आया था 0। ये देखें A से D की तरफ जो वर्क है हमारे पास वो है A से D की तरफ वाला 0, सही है, ये वाला 0 है। और फिर D से B की तरफ ये वाला क्या था, नेगेटिव mg, सही है। अब यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे, सही है, नेगेटिव mgh। और वो जो है ना वहाँ पे B से A वो वाला है हमारे पास
पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसिल, तो हमारे पास जो वर्क है वो क्या हुआ, ज़ीरो, यानी कि क्लोज्ड पाथ के दरमियान जो वर्क हुआ वो हमारे पास ज़ीरो था, यानी कि कोई वर्क डन हुआ ही नहीं है। जहाँ से ऑब्जेक्ट आया से ये डी की तरफ और डी से बी की तरफ और बी से फिर ए की तरफ, तो इस दौरान हम उसने क्लोज्ड पाथ अपनाया, तो क्या हुआ, हमारे पास वर्क डन ज़ीरो आया। सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट वो कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। अब इसको समझते हैं। वो कहते हैं द फील्ड इन विच वर्क डन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। हमने देखा है, हमने जितने भी पाथ अपनाए हैं उनमें वर्क जो हमारा पास था वो सेम ही रहा है, यानी कि वो पाथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा था। तो ये जो हमारे पास फील्ड है इसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वो कहते हैं द फील्ड इन विच वर्क डन एलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ इज़ ज़ीरो। आप लोगों ने देखा हमारे पास जो वर्क डन एलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ था वो हमारे पास क्या आया, ज़ीरो आया। तो इसको भी बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड। अब है हमारे पास पावर, इसको समझते हैं कि पावर हमारे पास क्या है। वो कहते हैं द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। हमने पहले वर्क डन पढ़ा। वर्क डन जब हमने पढ़ा तो हमारे पास उसका फ़ॉर्मूला क्या था, हमारे पास उसका फ़ॉर्मूला था W=F_D। ठीक है, वर्क डन तो हुआ, लेकिन अब क्या था, हमारे पास टाइम का कहीं पे ज़िक्र नहीं हुआ। ये जो वर्क हुआ है कितने टाइम में हुआ, इसको करने में कितना टाइम लगा, उन्होंने इस बात का ज़िक्र ही नहीं किया, टाइम को मेंशन ही किया नहीं किया किसके अंदर, भला वर्क के अंदर। लेकिन अब क्या है, पावर के अंदर ये है, उन्होंने टाइम को मेंशन कर दिया है, यानी कि कोई एक काम किया जा रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, वो जितने टाइम में होगा हमारा वर्क, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पावर। सही है। अब वो नेक्स्ट चलते हैं। वो कहते हैं द पावर इज़ डिफाइंड एज एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। एनर्जी क्या है, वर्क ही है बेसिकली। तो हमारे पास जो टाइम है उसके हिसाब से कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कितना वर्क हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास पावर। सही है। फिर वो कहते हैं एवरेज, ये तो हमारे पास पावर की डेफिनेशन थी, यानी कि जब हमारे पास वर्क हो रहा था अगर उसमें टाइम इन्वॉल्व हो जाए तो तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास पावर होगी। सही है। अगर पावर वो टाइम इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा तो तब हमारे पास सिर्फ वर्क होगा, वर्क डन रहेगा। लेकिन अगर टाइम साथ में मेंशन हो जाए, टाइम इन्वॉल्व हो जाए, तो तब हमारे पास पावर बन जाएगी। अब हम एवरेज पावर की बात करते हैं। वो कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब हमारे पास एक काम है वो हो रहा है, टोटल टाइम वर्क डन कितने टाइम में हो रहा है, जो जितना टाइम उसको लग रहा है ना, तो वो अब हमारे पास कहलाएगी एवरेज पावर। सी है, पी एवरेज इज इक्वल टू डेल W/डेल T। ये डेल W क्या है हमारे पास, ये वर्क डन है, और डेल T क्या है हमारे पास, जितना भी टाइम लगा उस वर्क को करने में। और ये हमारे पास जो फार्मूला है ये एवरेज पावर का फार्मूला है। सही है। अब बात करते हैं हम इसके यूनिट्स की तरफ कि पावर की यूनिट क्या है। पावर जो है ना वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, सी है, ये सही है। और जो हमारे पास पावर है इसके ऐसे यूनिट की बात करें तो वो हमारे पास जूल पर सेकंड है। सही है, जिसको हम वाट भी बोलते हैं। अब इसके यूनिट हम देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास ये वाले आते हैं। अब हम क्या करते हैं, पावर जो है वो हमारे पास क्या है, W=T। W क्या है, हमारे पास वर्क है, और वर्क जो है वो जूल। सही है। और टी के लिए हम एस लिख सकते हैं। अब जूल जो है हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, kg/m², S-2। सही है, S-2। और इधर से हमारे पास पहले से भी ऑलरेडी एक S प्रेजेंट है। ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो हमारे पास नीचे S है इसको ऊपर ले जाते हैं, kg/m², S-2, और ये वाला ऊपर जाके -1। अगर हम इसको लिख लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, kg/m², S-3। अब क्या करते हैं, हम इस फार्मूले की मदद से इसकी डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। के जी जो है वो किस चीज़ का यूनिट है भला, वो है हमारे पास मैथ का। तो हम जब मैथ की डायमेंशन लिखें तो एम कैपिटल लिखते होते हैं। सही है, एम कैपिटल। और ये मीटर है, इसके लिए हम लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं L2। सही है। और एस हमारे पास जो है ना वो टाइम के लिए T-3।
तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास डिमेंशन है किसकी भला, पावर की। सही है। अब हमारे पास ये जो इसके यूनिट्स हैं जूल सेकेंड पर सेकेंड, उसको हम वाट भी बोलते हैं। सही। अब ये देख लेते हैं हमारे पास वाट क्या है। वो कहते हैं पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड। अब हमारे पास पावर जो है वो 1 वाट तब कहलाएगी जब हमारे पास 1 जूल वर्क डन होगा 1 सेकेंड के अंदर अंदर। सही है। तो तब हम कहेंगे जो पावर है 1 वाट है। अब 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर। पहले हमने पावर की बात की, फिर हमने एवरेज पावर की बात की। अब हमारे पास जो पावर है वो है इंस्टेंटेनियस पावर। इसमें वो कहते हैं, इसकी डेफिनेशन इस तरह से की जाती है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डब्ल्यू डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी एस टाइम टी फॉलोइंग द टाइम अप्रोचेस ज़ीरो। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास वर्क हो रहा होता है टाइम के अंदर, वो जो टाइम होता है हम बहुत संभाल कर देते हैं, इतना संभाल के वो ज़ीरो के बराबर आ जाए, यानी कि उसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो तब हमारे पास जो पावर आएगी वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर। इसका फार्मूला है हमारे पास पी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिटेशन यहाँ पे पुट कर दी, और डेल टी जो है ना वो अप्रोचेस टू ज़ीरो है, यानी कि वेरी स्मॉल है। इसमें टाइम का जो इंटरवल है बहुत ही कम इन्वॉल्व हो रहा है, छोटा सा टाइम पीरियड है। से और छोटे से टाइम पीरियड के दौरान जो हमारे पास वर्क डन होगा तो तब हम उसको बोलेंगे ये हमारे पास है इंस्टेंटेनियस पावर। सही है। और वो आएगी हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू लिमिटेशन डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, कि जो हमारे पास पावर है उसको फोर्स और वेलोसिटी की टर्म में किस तरीके से लेते हैं। वो कहते हैं सम टाइम इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है हमारे पास जो पावर है उसको एक्सप्रेस करना ज़्यादा आसान हो जाता है फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल व्हेन propeller of motor boat cause the water to exert a constant force F on the boat, it moves with a constant velocity। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, कहते हैं let F is the constant force acting on a moving body and is the constant velocity of the body। हमारे पास एक फोर्स है F, वो कांस्टेंट अप्लाई हो रही है किसी भी बॉडी पे, और वो जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है। हमारे पास जो पावर है ना, and then the power delivered to the बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज़ गिवन बाय, जो वो एक लम्हा होगा, वो एक इंस्टेंट होगा, तो उसमें हमारे पास जो पावर होगी वो होगी पी इज इक्वल टू लिमिटेशन डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम प्रूव पी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट एफ फोर्स यानी कि एंड वी यानी कि वेलोसिटी। ये हमारे पास अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो कहते हैं इसको साबित करें। तो आइए देखते हैं। हमारे पास जो पी है उसका हमारे पास सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। वो है हमारे पास लिमिटेशन डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। सही है। ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, पावर का। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास ये डेल डब्ल्यू है, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है एफ डॉट प्रोडक्ट डेल डी। सही है। अब हम अगर डेल डब्ल्यू की जगह ये चीज़ पुट कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह से फार्मूला बन जाएगा, पी इज़ इक्वल टू लिमिटेशन डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ डेल डी ओवर डेल टी। अब हम क्या करते हैं, ये जो फोर्स है इसको इस तरफ ले जाते हैं और जो लिमिटेशन है वो इस तरफ ले जाते हैं। सही है। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारे पास डेल डी ओवर डेल टी है ये हमारे पास बराबर होता है वी के, यानी कि वेलोसिटी के। तो अब हम अगर इसकी जगह वी पुट कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही रहेगी। तो अब हम क्या करते हैं, पी इज़ इक्वल टू एफ डॉट प्रोडक्ट वी कर देते हैं। ये बस साबित हो गया कि हमारे पास जो पावर है वो डॉट प्रोडक्ट है किस चीज़ का, फोर्स एंड वेलोसिटी का। तो आइए देखते हैं। वो कहते हैं पावर कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। वहाँ यहाँ पे कह रहे हैं ना कि जो हमारे पास पावर है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी का। सो पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए जो हमारे पास पावर है वो क्या है, हम एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास
एक कमर्शियल यूनिट इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए, जो क्या है हमारे पास किलो वाट आवर। इसको देख लेते हैं कि हमारे पास किलो वाट आवर क्या है। वो कहते हैं किलो वाट आवर इज़ द वर्क डन इन 1 आवर। हमारे पास एक ऐसा वर्क डन है जो 1 घंटे में हो रहा हो बाय एन एजेंसी और सोर्स होर्स पावर इज़ 1 किलोवाट। वो उसका सोर्स हो जिसकी पावर हो 1 किलोवाट। से ये कंडीशन रख दी गई है 1 किलोवाट पावर होगी सोर्स की, तो तब हमारे पास क्या आएगा, जो वर्क डन होगा वो किलोवाट आवर उसको बोलेंगे, क्योंकि वो 1 घंटे के अंदर हो रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, बाज़ इस तरीके से भी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। वो कहते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, साबित करें इसको 3.6 mg से। ये इस तरीके से हमारे पास भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता होता है। तो इसको हम समझते हैं। अब क्या करते हैं हम, ये जब हमारे पास 1 किलो है, किलो की जगह हमारे क्या पुट कर सकते हैं, हम 1000 पुट कर सकते हैं। ये वाट उसको वैसे रहने देते हैं। और ये 1 घंटा जो है ना, इसके जो मिनिमम यूनिट उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि सेकंड में। अब 1 घंटा है, उसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अब हम 60 और 60 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा 3600 सेकंड आएगा। सही है, हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 1000 वैसे का वैसा रहने देंगे। और ये जो इधर वाट है ना, इसके से यूनिट जो हमारे पास है वो लिख देते हैं, जिनके जूल पर सेकंड है। और ये वैसे का वैसा रहने देते हैं। अब इनको जब आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाती है 36। और हमारे पास जो सिफर है वो कितनी है, 5। सही है। और ये सेकंड जो है ना, वो आपस में कैंसिल हो गया। और जूल हमारे पास यहाँ पर रह गया, क्योंकि ये पॉजिटिव था और ये जो है ना नीचे की तरफ है, तो आपस में ये कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे ही है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू, इसको हम साइंटिफिक न्यूट्रिशन में लिखते हैं। साइंटिफिक न्यूट्रिशन में हम लिखने के लिए क्या करते होते थे, हमारे पास इधर जो डेसिमल प्रेजेंट है उसको इस तरफ ले आते थे। सही है। अब हम इसको इस तरफ ले आए डेसिमल को, तो अब हमारे पास 10 की पावर हम लिखते होते थे। और 10 की पावर हम उतनी लिखते थे जितना हमने मूव किया था डेसिमल को। अब डेसिमल को कितने डिजिट हमने मूव किया है, हमने मूव किया है 6 डिजिट। सही है, 1 2 3 4 5 6। तो हम जो 10 की पावर है वो 6 लिख देंगे जोड़। अब हमारे पास 10 की पावर जो है वो किस चीज़ की इक्वल होती है, वो मेगा की इक्वल होती है, 1 मेगा की इक्वल। अब हम अगर इसकी जगह पे m पुट कर देंगे, जो कि मेगा का सिंबल है, और जोल, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तकरीबन सेम ही है, क्योंकि हमारे पास ये जो 10 की पावर 6 है, इसको हम मेगा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये साबित हो गया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 mg। सही है। आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा।